Hello students, this is the part B for market forms chapter. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक स्पेसिफाई कर दिया, तो प्लीज़ पहले उसको चेकआउट कर लो। इस वीडियो में मैं आपके साथ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का कंसेप्ट डिस्कस करूँगी। सो देखते हैं कि बेसिकली मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का कंसेप्ट क्या है। तो स्टार्टिंग में ऑफ दिस वीडियो तो मैंने आपको यही बताया कि मार्केट क्या होती है, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, पर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मार्केट एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे आते हैं और अपने गुड्स को बाय एंड सेल करते हैं। फिर हमने पिछली वीडियो में देखा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हमने देखा कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दी है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम एक मोनोपोली, दूसरा मोनोपोलिस्टिक और तीसरा ओलिगोपोली की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की सिचुएशन डिस्कस करूंगी। सो देखते हैं मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। मतलब एक ही बंदा जो होता है वो ही गुड्स को सेल करता है, पर खरीदने वाले बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देख सकते हैं कि रेलवे सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बेसिकली मोनोपोली है। किसकी मोनोपोली है इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली है रेलवे में, रेलवे सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करती इंटरफेयर करने के लिए। तो मोनोपोली का आई होप मीनिंग आपको समझ लग गया होगा कि मोनोपोली एक्चुअली होती क्या है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके फीचर्स क्या है मोनोपोली के। पहला फीचर है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये तो आपको डेफिनेशन से ही क्लियर होता है कि इसमें जो बेचने वाला बंदा होता है वो एक ही होता है और खरीदने वाले बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, खरीदने वाले बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेस नंबर होता है उनका। दूसरा फीचर है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं ना इस मार्केट सिचुएशन में नहीं होते, क्योंकि जो बेचने वाला बंदा वो एक ही है। ठीक है, तो अगर एक ही बंदा बेच रहा है तो सब्सटीट्यूट कैसे हो सकते हैं उस चीज़ के? अगर मैं एग्जांपल दूं रेलवे की, रेलवे सर्विसेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर वो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसका रेलवे का कोई और सब्सटीट्यूट थोड़ी हो सकता है, वो तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है और कोई भी नहीं दे सकता, तो उस चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे रही है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फैसिलिटी हमें दे रही है, तो ऑब्वियसली हम प्राइवेट सेक्टर से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो उसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। तो एक ही जीने से मतलब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, तो इस चीज़ से कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो मोनोपोली सेक्टर है इंडिया में। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अगला है रिस्ट्रिक्शन ओवर एंट्री एंड एक्सिट। तो ये भी बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट है, आई होप आपको समझ लग जाएगा, इजीली समझ लग जाएगा ये पॉइंट कि बेसिकली इसमें ना इस मोनोपोली में क्या करते हैं जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे लीगल ड्यूटीज, रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लॉय कर देता है, इम्पोज कर देता है कि कोई बाहर वाली फर्म इस इंडस्ट्री में ना एंटर कर सकती है। अगर वो एंटर नहीं कर सकती तो वो एग्जिट कहाँ से कर देगी? एग्जिट करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अगर सपोज करो कोई वैसे अगर सपोज करो कि कोई इंडस्ट्री आ भी गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाती है, अगर वो आ गई है तो वो दोबारा से एग्जिट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जिसके कारण इस मार्केट सिचुएशन में जो फर्म्स होती हैं उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं वो इन लॉन्ग रन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो सुपर नॉर्मल बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट्स वो अर्न करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो कुछ एरिया में रहने वाले लोगों से कुछ प्राइसेस चार्ज करती है और कुछ एरिया में रहने वाले लोगों से कुछ प्राइसेस चार्ज करती है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक प्रॉब्लम हो गई है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि मोनोपोली जो फर्म्स होती हैं वो कुछ एरिया में लेने वाले कस्टमर से कुछ प्राइसेस चार्ज करती है और कुछ एरिया में लेने वाले कस्टमर से कुछ प्राइसेस चार्ज करती है, जिसके कारण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी जो है फीचर है बेसिकली वो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से चार्ज करते हैं। और इसके एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स का क्या मतलब हुआ कि कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कुछ हैं और कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कुछ है। जैसे हम बोल सकते हैं दिल्ली में प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, और पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। बेसिकली सारा कंट्रोल जो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का वो तो गवर्नमेंट के अंडर है, पर कुछ एरिया में गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा प्राइजेस पे इलेक्ट्रिसिटी सेल करे और कुछ एरिया में वो कम प्राइजेस पे सेल करी। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी रिस्ट्रिक्शंस ऐसे इम्पोज कर देता है जिसके कारण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी एग्जिस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है AR और MR कर्व। AR और MR कर्व वैसे मैंने आपको रेवेन्यू चैप्टर में मोनोपोली का अच्छी तरीके से समझाया था। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे इसका लिंक स्पेसिफाई कर दिया रेवेन्यू चैप्टर का, आप वहाँ से जाके दोबारा से वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको इजीली कंसेप्ट समझ लग जाएगा। पर तब भी मैंने इस वीडियो में भी AR/MR कर्व की पिक्चर लगाई है। ये एज इसमें क्या है कि AR और MR कर्व दोनों जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर AR की वैल्यू जो है वो ऊपर है और MR की वैल्यू जो है वो नीचे रहेगी। और जो ये कर्व्स हैं AR/MR कर्व्स, ये स्टीपर है। ठीक है, ये स्टीपर है। अब ये स्टीपर क्यों है और ये बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये सब कुछ मैंने रेवेन्यू चैप्टर में समझा दिया है ऑलरेडी। अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक पे क्लिक करो, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी और आप इजीली इसका कंसेप्ट समझ सकते हो। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी विद रिस्पेक्ट टू मोनोपोली चैप्टर, मोनोपोली के कंसेप्ट के विद रिस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आ जाता है पेपर में कि हाउ डज मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइजेस, कि बेसिकली मोनोपोली का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली मोनोपोली जो है वो क्यों अराइज होती है, कैसे अराइज होती है, कैसे अराइज होती है। तो इसका कुछ रीजंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहला रीज़न है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। कि क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना कुछ सेक्टर्स को ही एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस देती है, सभी को नहीं देती, जिसके कारण मोनोपोली अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल रेलवेज जो है, रेलवेज किसके हाथों, किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में नहीं है रेलवेज। ठीक है, वैसे तो आज गवर्नमेंट कुछ ट्रेन को प्राइवेटाइज कर रही है, पर अभी भी मेजर होल्ड किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, वो किसी को लाइसेंस दे नहीं रही इस सेक्टर में इंटरफेयर करने के लिए, जिसके कारण रेलवे सेक्टर में किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली है। फिर एक रीजन आ जाता है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स में क्या होता है कि कुछ जब अगर सपोज करो एक इंडस्ट्री या एक फर्म कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती मार्केट में कि वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं होता, ठीक है, तो वो अपना पेटेंट करवा देती है। मतलब वो ऐसी एक अपने मतलब अपने प्रोडक्ट की वो बेसिकली पेटेंट करा देती है कि कोई भी नया फर्म या एग्जिस्टिंग फर्म्स या इंडस्ट्रीज उसके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो जब कॉपी नहीं कर सकता तो बेसिकली उस फर्म की जिसने इनोवेशन किया प्रोडक्ट को बनाने में उसकी मोनोपोली हो गई। तीसरा रीज़न है कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। कि मोनोपोली में क्या होता है कभी कभी कि रिसोर्सेज जो है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म के पास ही अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण दूसरे के पास अवेलेबल नहीं होते तो वो लोग गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते और मोनोपोली बन जाती है मार्केट में। कार्टल्स में क्या होता है बेसिकली जब कुछ गिनी चुनी फर्म्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो मतलब वो गिनी चुनी फर्म जब प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके कारण उन लोगों के बीच में कंपटीशन हो जाता है, प्राइजेस का कंपटीशन हो जाता है। अब वो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ना वो क्या बनाती है, वो एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सी बना देती है ताकि उनके बीच का जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उनके बीच में एक हार्मोनी जैसी सिचुएशन हो जाए और वो एक मोनोपोली मार्केट में एग्जिस्ट कर ले, मतलब वो एक मोनोपोली मार्केट में बना ले। इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें क्या था कुछ मतलब ऑलमोस्ट 13 आई सपोज 13 कंट्रीज ही थी, तभी एक बार आप इंटरनेट पे चेक कर लेना, गूगल पे चेक कर लेना।
ग्रुप ऑफ 13 कंट्रीज जो थी वो इकट्ठे होके ना उन्होंने एक ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके अंदर जो 13 कंट्रीज आती है वो सारी कंट्रीज पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर सकती थी, उनके पास कैपेबिलिटी थी पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने की। पर उन्होंने जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन को उन्होंने अवॉइड करना था तो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि वो अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ उन लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उन्होंने एक मार्केट में मोनोपोली अपनी एग्जिस्ट फॉर्म कर ली। अब इनमें से कुछ 13 कंट्रीज में से कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे आता है इसके अंदर मेंबर कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया एक्सेट्रा। बाकी आप जो है एक बार आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये था हमारा कंसेप्ट मोनोपोली का। अब मैं आपके साथ मोनोपोलिस्टिक का कंसेप्ट डिस्कस करती हूँ। मोनोपोलिस्टिक में क्या है? इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु बाय एंड सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको लगेगा इसकी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल डिटो डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है, पर आप गलत हो। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बट हु बाय एंड सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट्स। पर इसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर जो बाय एंड सेल करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब जिनके ब्रांड्स में मतलब जिसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन है, जैसे डिफ्रेंसिएशन इन रिस्पेक्ट टू टेक्सचर, इन रिस्पेक्ट टू मटेरियल यूज्ड हम बोल सकते हैं, इन रिस्पेक्ट टू ब्रांड। ठीक है, ऐसे के जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं उनको कहते हैं हम डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है इस मार्केट सिचुएशन में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है, पर वो बाय एंड सेल कौन से गुड्स करते हैं? डिफ्रेंशिएटेड गुड्स करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो गुड्स होते हैं ना डिफ्रेंशिएटेड गुड्स, वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट हम कह सकते हैं, वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ब्रांड में फर्क आ जाता है, उसके बाद हम कलर में फ़र्क हो सकता है, शेप में फ़र्क हो सकता है, ऐसा फ़र्क हो जाता है जिसके कारण ये क्लोज सब्सटीट्यूट्स एक दूसरे के नहीं होते। मोनोपोलिस्टिक में बहुत अच्छी एग्जांपल आती है सोप इंडस्ट्री में। अब इंडिया में कितने किस्म के सोप मिलते हैं, जैसे मैं आपको कुछ गिना देती हूँ, जैसे डव, मैडमिक्स, लक्स, सभी का सेम ही है। पर हम बोल सकते हैं कि हम डव को मैडमिक्स के साथ इंटरचेंज कर ले। मतलब अगर सपोज करो कोई लवर है डव का और उसको हम दे दें मेडिमिक्स, क्या वो प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के? वो सब्सटीट्यूट्स नहीं है बेसिकली एक दूसरे के। हाँ, वो प्रोडक्ट्स डिफ्रेंसिएशन हम उसको कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली काम तो दोनों का सेम ही है, पर कलर, टेक्सचर, साइज सभी में फ़र्क आ जाता है। मतलब डव के का कलर, उसका टेक्सचर, उसका साइज सोप का डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लक्स, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि सोप इंडस्ट्री एक एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको पता ही है बेसिकली क्या है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो बाय एंड सेल कौन से गुड्स करते हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड गुड्स जो होते हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट हो सकते हैं पर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये भी आपको क्लियर ही है डेफिनेशन से, ये मैंने काफ़ी बार और काफ़ी इलेबोरेट बेसिकली कर दिया है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब कि बेसिकली इस मार्केट सिचुएशन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब कि इनमें एक दूसरे में कलर, शेप, साइज, टेक्सचर में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल भी मैंने आपको जैसे ऊपर ही दे दी सोप इंडस्ट्री की, आप कोई भी और दे सकते हो, आपकी एज आपकी जैसी विश है आप वैसे दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडम ओवर द एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट सिचुएशन में क्या होता है? फ्रीडम है एंट्री में और एग्जिट में, मतलब कोई भी फॉर्म आ सकता है और कोई भी फॉर्म जा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश, जिसके कारण इस मार्केट सिचुएशन में फर्म्स को जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। सेलिंग कॉस्ट, अब देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब प्रोडक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, मतलब प्रोडक्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है पर उनके हम बोल नहीं सकते कि एक के बजाय दूसरा यूज कर सकते। क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो जो बायर है क्लोज सब्स्टिट्यूट होने के कारण उसको मिसकंसेप्शंस लग सकती है और वो अगर बाय कुछ प्रोडक्ट करना चाहता है वो खरीद कुछ लेता है, जिसके कारण इस मार्केट सिचुएशन में
प्राइस सेलिंग कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ठीक है, इस मार्केट सिचुएशन में प्रोडक्ट को बेसिकली पब्लिसाइज करने के लिए, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए हमें सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सेलिंग कॉस्ट से क्या होता है, मैं जो बायर होता है उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उसको समझ लग जाती है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली खरीदना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन का। इसका क्या मतलब है? नॉन प्राइस कंपटीशन रेफर्स टू competing with other firms by offering फ्री गिफ्ट्स, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइस। इसमें क्या होता है बेसिकली, इस मार्केट में क्या होता है कि एक जैसे जो फर्म्स जो बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, वो प्राइजेस को रिड्यूस नहीं करती। मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर स्कीम्स ऐसी ले आती है जिससे वो मार्केट के शेयर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, मतलब मार्केट की डिमांड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कैसे स्कीम्स लेके आती है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, ऐसे की ऑफर्स वो ले आती है जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो उनके प्रोडक्ट बेसिकली कंज्यूम करते हैं, मतलब डिमांड करते हैं उनके प्रोडक्ट की। वो प्राइजेस को रिड्यूस नहीं करते, वो नॉन प्राइस कंपटीशन की सिचुएशन को राइज करते हैं मार्केट में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ERMR कर्व्स। ERMR कर्व्स आपको डायग्राम में आप देख ही सकते हो कि दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे ये चीज़ को मैंने आपको रेवेन्यू वीडियो में भी समझाया था, पर इसका कर्व जो होते हैं वो होते हैं फ्लैटर, और AR का कर्व ऊपर होता है और MR का कर्व उससे AR के कर्व से नीचे होता है। इसके अलावा जो MR की वैल्यूज़ होती है वो -V0 और -V हो सकती है। अगर आपको कुछ इस के कंसेप्ट में AR और MR के कर्व्स के इन रिस्पेक्ट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी रेवेन्यू की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि बेसिकली ये जो कर्व्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। That's all for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी सजेशन है डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इवन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स भी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर नाउ।